अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल व्यूअर्स। आई मैं विशनाज और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभिषेक मिश्रा साहब इंडिया से हमारे साथ मौजूद हैं। सर पहले भी हमारे चैनल पे आ चुके हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड सत श्री अकाल। कैसी हैं महनीज़ आप? मैं बिल्कुल मैं ठीक, थैंक यू सो मच मेरी ऑडियंस के लिए टाइम निकालने का सर। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, बहुत ही मेजर सवाल है। हर तरफ एक हड़तल्ली सी मची हुई है, हर मुल्क जो है अपना-अपना बयान रख रहा है। जी20 आने वाली और इस दफ़ा प्रेसिडेंसी एज़ यू नो इंडिया के पास है। बड़े जोशो-खरोश से तैयारियाँ भी चल रही हैं, उससे पहले बहुत सी उसकी प्रीवियस मीटिंग्स भी जो है रखी गई, कभी इकोनॉमी पे, कभी फाइनेंस पे, हर चीज़ पे बात चल रही है। लेकिन अभी करंटली हमारे सामने जो सिनेरियोज़ आए हैं, पहले हिंदुस्तान ने कहा रशिया और यूक्रेन को कि अब जंग करने का वक़्त नहीं है, हम ऐसा एरा में नहीं हैं कि हम जंग कर सकें। तो हमें जो है स्टेबिलिटी के बारे में सोचना होगा, इंसानियत के बारे में सोचना होगा ताकि उनका खसारा ना हो। और ऐसी ही एक चीज़ सामने आई जिस पे रशिया और चाइना इत्तेफ़ाक कर रहे हैं कि जी20 जो है उसमें हम इकोनॉमी की बात करेंगे और दूसरी जानिब यूक्रेन है। तो इन सारे सिनेरियोज़ को देखते हुए अगर मैं बात करूँ तो जी20 में कम्युनिके पे कंसेंसस नहीं बन रहा। क्या कहेंगे आप इस पे? थैंक यू महविश आपके शो पे निमंत्रण बुलाने के लिए। देखो ऐसा है कि जी20 का पर्पस क्या है ये समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन को आंसर देने के लिए कि जॉइंट हुँ, कम्युनिके क्यों नहीं इश्यू हो रहा है, मतलब कंसेंसस क्यों नहीं बन पा रहा है। हुँ, आपको पता होगा कि जॉइंट कम्युनिके तभी आएगा जब सारे इसमें डेमोक्रेसी नहीं लगेगा कि मेजॉरिटी ने पास कर दिया तो ये आ जाएगा और अगर माइनॉरिटी ने नहीं पास किया तो तो भी ये आ जाएगा। इसमें कंसेंसस बनाना पड़ेगा, हर जो भी जी20 का मेंबर है उसको सिग्नेचर करेंगे तभी जाकर के ये जॉइंट कम्युनिके एट द एंड ऑफ द जी20 जो है ये आएगा, क्योंकि आपको पता है ये स्टेजेस में है। पहले जी20 के उन स्टेट्स के छोटे-छोटे ऑफिसर्स आए, फिर बड़े-बड़े ऑफिसर्स आए, अब उसके बाद फॉरेन मिनिस्टर्स आ रहे हैं, उसका नेक्स्ट स्टेप होगा कि जो हेड ऑफ द स्टेट्स है, वो आएँगे। तो जो मेजर इम्पेस है वो इसलिए बना हुआ है कि एक सेंटेंस वो डालना चाहते हैं या एक क्लॉज़ डालना चाहते हैं जिसमें वो कहना चाहते हैं कि रशिया ने जो यूक्रेन पे अटैक किया है, दैट हैज़ डिरेल्ड economy of the world. It has caused inflation and then it has caused हुँ, unthinkable situation for the Ukrainian people and all. तो वो ये ऐसा एक क्लॉज़ डालना चाह रहे हैं। अब रशिया और चाइना ये नहीं चाहता आज, बिकॉज़ टुडे निर्मला जी ने इस बात को पब्लिक कर दिया कि देयर इज़ अ जॉइंट एफर्ट बाय चाइना एंड रशिया कि ये वाला क्लॉज़ ना आए। अच्छा, वो क्यों चाहते हैं कि ये वाला क्लॉज़ ना आए, आप ये भी जान लीजिए। उसका कारण बहुत सिंपल है कि जब भी कोई इस तरह के ग्रुप बनते हैं तो उनका एक सब्जेक्ट मैटर होता है जिसके दायरे में ही उनको बात करनी होती है। तो जी20 बेसिकली इट्स अ जी20 बना ही क्यों? ये बेसिकली दुनिया के 75% से ज़्यादा पॉपुलेशन को और 80% से ज़्यादा वेल्थ को रिप्रेज़ेंट करती है। यानी ये 20 देश जो हैं, ये पूरी दुनिया में अगर ₹100 मिलके कमाए जाते हैं, तो ये 20 देश अकेले ₹80 कमाते हैं। और पूरे दुनिया में अगर 100 लोग रहते हैं, तो इन 20 देशों में ही 70-75 लोग रहते हैं। तो दिस इज़ द सिग्निफिकेंस, यानी ये पूरी दुनिया है एक तरीके से। जी20 मतलब दुनिया का 80% पार्ट वही है, पैसे वाइज़, ज्योग्राफी वाइज़ और पॉपुलेशन वाइज़, ठीक है ना? तो अब उसमें ये इनका मैंडेट जी20 का बहुत लिमिटेड है और वो मैंडेट है कि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे बात करेंगे कि कैसे जी20 के जो जो देश हैं वो साथ में आएँ, इकोनॉमिक कोऑपरेशन करें ताकि उनके कंट्रीज़ में इकोनॉमिक वेल-बीइंग लोगों की वो इम्प्रूव करे। अब रशिया और चाइना का ये कहना है कि जब आपका जो मैंडेट है मिलने का वो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिकल इकोनॉमिक वेलफेयर है, तो उसमें वॉर का कहाँ से स्पेस बनता है? आप अपने मैंडेट के बाहर जा रहे हो, यानी कि आप जी20 के मैंडेट के बाहर जा रहे हो। आपको ऐसा कुछ अगर देना है, तो आप सिक्योरिटी काउंसिल में चले जाएँ। सिक्योरिटी काउंसिल इज़ द राइट फोरम टू डिस्कस इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, एवरीवन नोज़ दैट। अब दूसरी साइड का कहना ये है कि भई इकोनॉमिक तो वॉर से रिलेटेड है, कनेक्टेड है, बिकॉज़ वॉर की वजह से सप्लाई चेन डिसरप्ट हो रही है, हमारे यहाँ इन्फ्लेशन हो रहा है, हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट जा रही है, तो हम कैसे इसको मेंशन नहीं करें?
सो दिस इज द रीजन दैट दिस इम्पेस इज देयर। अब आप देखिए इसका कैसे हाउ इट अनफोल्ड्स। रशिया और चाइना, मुझे नहीं लगता कि बैकडॉप वो बैक स्टेप करेंगे, या मुझे नहीं लगता कि इंडिया भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। मैंने कई एक जगह ऐसा पढ़ा कि इवन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नॉट इंटरेस्टेड इन पुटिंग दिस क्लॉज इन द एग्रीमेंट। पर देखिए अब क्योंकि एक तरफ 3 देश है, बाकी तरफ 17 देश है, तो नेगोशिएशन बहुत हार्ड होगी। अब उसका आउटकम क्या होगा वो तो सिर्फ यही लोग जानते हैं, कोई हम लोग इसमें से कुछ बता नहीं सकते आपसे। ठीक है हाँ, सर, आपकी नज़र में ये जो सारा इम्पैस है एंड कब होगा? क्या एंडिंग होनी मैंने चाहिए आपको इसकी? इसकी इसकी एंडिंग मेरे देखिए मेरे हिसाब से जो वेस्टर्न कंट्रीज है ना, इनकी एक जिद है, और इस जिद ने, ये जो प्रेजेंट कॉन्फ्लिक्ट है वो उसी जिद का नतीजा है। नाटो का एक्सपेंशन या नाटो की जो पूरी की पूरी लेजिटिमेसी थी, वो मेरे ख्याल से वर्ल्ड वॉर टू के बाद नाटो को बनाए जाने की आवश्यकता नहीं थी। जब आपने सिक्योरिटी काउंसिल को बना दिया था, तो एक दूसरा उसी टाइप का इंस्टीट्यूशन बनाने की क्या जरूरत थी? बिकॉज नाटो का एक लिमिटेड स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, और वो है ट्रांस अटलांटिक। यानी अटलांटिक के इस पार यूरोप यूरोप बसता है, और अटलांटिक के उस पार अमेरिका बसता है। तो नाटो के मेंबर सिर्फ यूरोपियन कंट्री हैं, और अमेरिका और कनाडा, ठीक है, उसके अलावा कोई नाटो का पार्ट नहीं है। तो नाटो की वजह से ही रशिया में डर था। जैसे पाकिस्तान में डर है ना कि इंडिया कभी हम पे अटैक कर देगा, इंडिया कभी हम पे अटैक कर देगा। उसी तरीके से नाटो की वजह से रशिया में डर था, और जेलेंस्की कह रहा था कि हम नाटो का मेंबर बनेंगे। सो वही वेस्ट की जो जिद है, जो वेस्ट अब चीजों को अपने हिसाब से देखना चाहता है, उस जिद ने ही इस कॉन्फ्लिक्ट को जन्म दिया है। अदरवाइज ये कॉन्फ्लिक्ट मेरे ख्याल से, क्योंकि इसके ऊपर ना पिछले 10 साल से बात चल रहा है कि यूक्रेन को नाटो में नहीं जाना चाहिए, इसके लिए कई एग्रीमेंट हो चुके हैं। अगर वो कह रहा है रशिया की भाई क्यों जा रहे हो, तो ये बात तो इनको समझनी चाहिए कि बीच में इसमें इसमें बुराई क्या है। तो खैर एनीवेज, इसका अंत यही होगा कि एक एक मिडिल वे निकालना पड़ेगा इनको, और कोई ऑप्शन है नहीं इनके पास। दे हैव टू फाइंड अ मिडिल वे, एक सॉल्यूशन, अदरवाइज पूरा G20 का मीट खराब हो जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि इनको मेंशन करना चाहिए, लेकिन ये भी है कि एक पासिंग रिमार्क्स तो जरूरी है, बिकॉज जो मुझे लगता है जो रशिया ने किया वो ठीक तो नहीं है। अब वो इतनी ज्यादा उसकी ड्यूरेशन हो गई है, ये ठीक नहीं है। रशिया शुड आल्सो लर्न, क्योंकि अगर रशिया के ऊपर प्रेशर नहीं जाएगा ना, तो वो नेगोशिएटिंग टेबल पे नहीं आएंगे। और अगर वो नेगोशिएटिंग टेबल पे नहीं आएंगे, तो ये वॉर और बढ़ेगा। आप सोचिए इतना ठंड पड़ता है, मैं यहाँ पे रहता हूँ अलमाटी में, -20 टेम्परेचर होता है। गलती से अगर पानी गर्म ना आए घर में ना, आप अपना हाथ अगर ठंडे पानी के नीचे डाल दें, तो हाथ लिटरली सुन्न हो जाता है। अगर आप बिना टोपी के निकले ना, तो ये चेहरा और ये वाला पार्ट ना जम जाता है, नम हो जाता है। इतनी ठंड में हालत खराब हो जाती है। अब आप सोचिए ऐसे में यूक्रेन में इलेक्ट्रिसिटी की उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बर्बाद हो चुकी है, गर्म पानी का इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो चुका है। सोचिए ठंड में वो बेचारे किस तरीके की जिंदगी जी रहे होंगे। तो रशिया को तो ये बात अब समझनी पड़ेगी कि 1 साल हो गया, यू हैव टू सिट ऑन द टेबल नाउ। इसको लंबा खींचने का कोई फायदा नहीं। आप अफगानिस्तान बनाना चाहते हो तो बना लो। अगर आप अपने लिए अब दूसरा अफगानिस्तान बनाना चाहते हो, या अमेरिका का जो अफगानिस्तान में हुआ वो बनाना चाहते हो, तो आप करके देख लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपके खाली कंट्री का रिसोर्सेज जाएंगे। और रशिया कोई बहुत अमीर कंट्री तो है नहीं, 15 करोड़ का मुल्क है, और उनका जो इकोनॉमी है मुश्किल से 1 या 1.5 ट्रिलियन डॉलर के अंदर में है। 1 या 1.5 ट्रिलियन डॉलर में 15 करोड़ को आपको खिलाना पिलाना है, प्रोस्पेरिटी देखना है, एम्प्लॉयमेंट देखना है, या वॉर लड़ेंगे? आप नहीं लड़ सकते। नेटो के जो ज्वाइंट रिसोर्सेज हैं, वो अमेरिका अकेले 17-18 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। 16-17 ट्रिलियन की इकोनॉमी पूरा ईयू होगा। कहाँ एक तरफ पूरा 40 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, आपसे पंगा लेने को तैयार है, और आप 1-1.5 ट्रिलियन डॉलर, और बहुत चाइना आपके साथ अगर आ भी जाए, हालांकि चाइना कोई दे विल नॉट पुट देयर बूट्स ऑन द ग्राउंड, तो वो आप रिसोर्सेज में मैच नहीं कर सकते। कोई मैच नहीं है आपका। यू आर सिंपली एंटेगनाइजिंग द पीपल ऑफ यूक्रेन। ही शुड सिट डाउन। जेलेंस्की को, वेस्ट को भी समझाना चाहिए कि जेलेंस्की को थोड़ा जिद कम करे। दे शुड सिट डाउन। जो डोनेस्क और लुहांस का जो एरिया है, उसके ऊपर कुछ एक नेगोशिएशन हो जाए, एंड देन रशिया शुड गो बैक टू इट्स बैरक। तो मेरे सर ख्याल से जी जी, इसमें जी जी, उनकी बोलिए जानिब बोलिए। से एक स्टेटमेंट ये भी आई थी कि हम लोग इंडिया की बात से, इंडिया के सजेशन से बिल्कुल जो है इत्तेफाक करेंगे, और इंडिया जैसे हमें सजेस्ट करेगा रशिया यूक्रेन के मामले में, हम उस पर अमल दरामद भी करेंगे। और इंडिया कभी भी नहीं चाहता कि वो रशिया और यूक्रेन की वार जो है वो और ज़्यादा लंबी चले, क्योंकि पीएम मोदी का ये बयान है कि हम उस एरा में नहीं हैं जिसमें हम जंग लड़ सकें।
तो ये ना ही तो वो दौर अब है, ना ही हम दुनिया इस कंडीशन में है इस वक़्त कि जंग लड़ी जा सके। तो डू यू थिंक कि इंडिया की बात मान के जिस तरह से G20 की प्रेज़िडेंसी भी इंडिया के पास है, तो सिनेरियोज़ चेंज हो सकते हैं? महविश इतना आसान नहीं है क्योंकि पुतिन इज़ अ हॉट हेडेड मैन। हालाँकि बैक टेन अब यूरोप की प्रॉब्लम ये है कि यूरोप या वेस्ट की कि उन्होंने सारे चैनल ही बंद कर दिए हैं। सारे चैनल बंद कर दिए, उन्होंने सैंक्शन लगा दिए हैं। उस सैंक्शन का काट उसने ढूँढ लिया, क्या नाम है पुतिन ने, सैंक्शंस कुडन्ट क्रिपल हिज़ एपेटाइट फॉर वॉर। तो वो सैंक्शंस इफेक्टिव नहीं हुए तो उसकी वजह से अब आज वेस्ट क्या कह रहा है? वेस्ट के पास कुछ मुँह नहीं है। अगर इंडिया और चाइना नेगोशिएट नहीं करेंगे तो कौन नेगोशिएट करेगा? वो तो किसी की बात सुनने को नहीं तैयार है बिकॉज़ ही डज़न्ट ट्रस्ट देम। आपने कोई यू डिड नॉट विन द कॉइन गुड इनफ कि भई वो बाद में सेलेबल हो कि रशिया और अगर वेस्ट के बीच में डायलॉग ब्रेक हो जा रहा है, ब्रेक डाउन हो जा रहा है, तो कुछ हो कि कोई जाके बात कर ले। किसी को छोड़ा ही नहीं आपने। अरे शुरू में तो इमैनुअल मैक्रों 2-2 बार गया मॉस्को। उसके बाद और भी लोग मॉस्को गए जिनको मनाने की तुम वॉर मत करो। उसके बाद से आपने सैंक्शन लगा दिया, आपने रशिया की सेंसिटिविटी नहीं समझी। तो आज आप ये कह रहे हो कि चाइना और इंडिया अब चाइना ने कल एक ब्लूप्रिंट तैयार करके भेजा है कि ये तरीका है कि वॉर रुक जाए। अब दिक्कत ये है कि पुतिन इज़ आल्सो इंटरेस्टेड और पुतिन ट्रस्ट मोदी इसलिए ये कह रहे हैं। क्योंकि पुतिन के मुँह पे ये बोल के चले आना कि दिस इज़ नॉट द एरा ऑफ वॉर और मुतिन पुतिन आपको कोई जवाब ना दे, उसके बाद रादर उसने 2 स्टेटमेंट पास किए जिसमें उसने कहा कि मोदी इज़ द पर्सन हू इज़ अ ग्रेट पैट्रियट और वो बहुत प्रोग्रेसिव आदमी है। उसका मतलब ये था, वो स्टेटमेंट इसलिए दी गई कि वो वेस्ट को ये बता रहा था कि अगर मोदी आकर के नेगोशिएट करेगा, तो आई कैन थिंक मोदी कैन बी अ ब्रिज बिटवीन आवर टॉकिंग, आवर डिस्कशन बिकॉज़ कि वेस्ट ने सारे डिस्कशन के चैनल काट दिए हैं बाय बाय इम्पोजिंग इकोनॉमिक सैंक्शंस ऑन रशिया। तो मोदी इज़ अ कंपल्शन फॉर वेस्ट। चाइना जो है उसको वेस्ट ट्रस्ट नहीं करता। हालाँकि आज की यही स्टेटमेंट आई है कि चाइना और इंडिया जो करेंगे, हम उसको वेलकम करते हैं। लेकिन चाइना को वो ट्रस्ट नहीं करते हैं क्योंकि आप देखें आज हुआ ये कि चाइना ने एक ब्लूप्रिंट तैयार करके भेजा और पुतिन ने कि हाउ दिस वॉर कैन बी एंडेड। तो और पुतिन ने उस जो ब्लूप्रिंट है उसकी बहुत तारीफ करी। तो अमेरिका का क्या स्टेटमेंट है? अमेरिका कह रहा है अगर पुतिन ने उसकी तारीफ करी है इसका मतलब है कि वो महाघटिया प्रपोज़ल है। यानी इट्स फेवरिंग यूक्रेन। तो अब आप कहाँ से जाएँगे? तो इंडिया इज़ द ओनली जो वेस्ट भी जिस पे ट्रस्ट करता है और रशिया भी ट्रस्ट करता है। एक समय आज मुझे याद है आज से 5-6 साल पहले इवन आपके पाकिस्तानी चैनल पे भी मैंने सुना था शाहिद मसूद करके कोई आपके एंकर हैं। उन्होंने कहा था कि अब ये मोदी जी की जो फॉरेन पॉलिसी है वो समझ में नहीं आ रही है। वो अमेरिका के साथ भी बैठ रहे हैं, वो रशिया के साथ भी बैठ रहे हैं, वो कॉन्फ्लिक्टिंग लोगों के साथ बैठ रहे हैं। ये तो इंडिया के लिए बड़ा बुरा होगा। आज वही कॉन्फ्लिक्टिंग लोगों के साथ बैठना इंडिया के लिए पे ऑफ कर रहा है क्योंकि रशिया के साथ भी इनके विंडोज़ ओपन है और वेस्ट के साथ और वेस्ट चाइना से ज़्यादा मोदी पर ट्रस्ट करने को तैयार है बिकॉज़ दे नो कि मोदी हैज़ अ विज़न। तो दैट्स व्हाई दे आर सेइंग कि मोदी को पिच इन कर रहे हैं कि आप कीजिए, आप कीजिए, आप कीजिए। अगर आप कोई नेगोशिएशन लेंगे हम वेलकम करेंगे। अदरवाइज़ तो वो इंडिया के पर कतर देते हैं अगर इंडिया सुपर पावर बनने की कोशिश करता है या उनको लगता है कि इंडिया एज़ अ पावर आ रहा है। बट अब वो समझ चुके हैं कि इंडिया को एज़ अ पावर उभरना ही है और इंडिया ही ये रोल प्ले कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। उसका कारण बहुत सिंपल है कि वेस्ट और रशिया के बीच में इतना डिस्ट्रस्ट है जैसे हमारे और आपके बीच में कश्मीर मुद्दे को लेके एक दूसरे की बात आप मेरी बात नहीं समझेंगी, मैं आपकी बात नहीं समझूंगा। सेम सिचुएशन है वहां पे कि दोनों एक दूसरे को ट्रस्ट ही नहीं करते। तो फिर उसका एक ही है कि कोई हो नेगोशिएटर बीच में बैठे तो जिसकी की बात वो सुने, वो फिर इंडिया कर रहा है। यूनाइटेड नेशन इफेक्टिव नहीं है क्योंकि यूनाइटेड नेशन में सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो लगता है, वीटो रशिया के पास है, कोई उनके अगेंस्ट में कोर्सिव मेजर लिए नहीं जा सकते हैं। हालांकि मैकेनिज्म है यूनाइटेड नेशन में, यूनाइटेड फॉर पीस रिजोल्यूशन जनरल असेंबली कैन स्टेप इन द शूज ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, बट वो होगा नहीं। सो इसलिए इंडिया इज अ कंपल्शन, मोदी इज अ कंपल्शन। मोदी का एक स्टेचर भी है, प्लस उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि इफ नॉट मोदी देन हु विल गो एंड टॉक टू पुतिन। बाकी लोग डरते हैं पुतिन से। अभी वो बाइडेन साहब यूक्रेन में पहुंचे थे कल अनअनाउंस्ड, परसों अनअनाउंस्ड। मतलब ऑफ कोर्स वहां के लोगों को पता होगा जो हाई सिक्योरिटी ऑफिशियल होंगे, लेकिन बाकी लोग को नहीं पता था। अच्छा वो कैसे पहुंचे हैं? वो अमेरिका से पोलैंड आए, पोलैंड से ट्रेन पकड़े, ट्रेन की 10 घंटे की जर्नी लेकर के फिर वो यूक्रेन पहुंचे हैं। सीधा यूक्रेन नहीं गए। अब आप सोचिए कितना डिस्ट्रस्ट है कि अपने प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी को लेके अमेरिका आश्वस्त नहीं था
कि उनका फ्लाइट सीधा जो है एयरफोर्स वन जाकर के कीव में उतरता। वो पहले यूक्रेन उतरे, यूक्रेन में अरे पोलैंड उतरे, पोलैंड में ऐसी ट्रेन पकड़ी जो 10 घंटे की जर्नी थी। सो दिस इज द लेवल ऑफ मिसट्रस्ट। कहां से बात होगी? मोदी इज द वे फॉरवर्ड, क्योंकि चाइना पे भी लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे। अब अंदर खाने बात तो चली रही होगी, देखिए क्या होता है। मेरे ख्याल से चूंकि समर आ रहा है तो ये ऑनस्लॉट और तेज होगा। विंटर चला गया, अब स्प्रिंग इज ऑन द वे, और ये मेरे ख्याल से ही विल ट्राई टू यू नो मेक थिंग्स वर्स। बाकी तो ऐसे है, सिचुएशन ठीक है सर, एक तरफ तो ये सारे सिनेरियोस चल रहे हैं, G20, रशिया, यूक्रेन, चाइना, इंडिया, इन्हीं सब के अगर ऑन अनदर हैंड साइड हम पाकिस्तान पे थोड़ी सी नजर डालें तो बलूचिस्तान के अंदर 2 हमले ऊपर नीचे हो चुके हैं। इससे पहले पेशावर पे अटैक हुए, वो आपके सामने हैं, कराची पे हमले हुए, वो आपके सामने हैं, और इसमें बहुत हद तक टीटीपी का रोल जो है बताया जा रहा है। किस तरह देख रहे हैं आप इस चीज को? देखिए, चूंकि दुनिया में राइज ऑफ वायलेंस जो है ना, ये बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया गया था। आप अगर देखें 1945 के बाद जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, उसमें जो टोटल नंबर ऑफ कैजुअलिटी रिलेटेड टू वॉर है, अगर आप उसके बाद एक स्टडी करें कि 1945 से लेकर के 2023 में टोटल कैजुअलिटी रिलेटेड टू वॉर, मैं टेररिज्म की बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें बहुत बहुत अंतर आ गया है। मतलब बहुत कम लोग मर रहे हैं। तो आज का डेट में, आज की दुनिया में वायलेंस का लेवल उतना नहीं है। पाकिस्तान और ये टीटीपी की समस्या ये है कि इसका सॉल्यूशन किसी को नहीं पता है। क्योंकि टीटीपी, मैंने कहा कि एक फॉरेन रिलेशन का कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो अब पाकिस्तान का डोमेस्टिक मैटर बन गया है। क्योंकि आप कह रहे हो इसको तहरीके तालिबान, और तालिबान इज अ वर्ड एसोसिएटेड विद अफगानिस्तान। ठीक है ना, तालिबान का मतलब ही अफगानिस्तान है। ठीक है, तो अब ये फॉरेन रिलेशन का मैटर है, लेकिन तहरीके तालिबान पाकिस्तान आपका डोमेस्टिक इशू बन गया, क्योंकि दे आर सेइंग वी आर अ पॉलिटिकल फोर्स। वो ये कह रहे हैं कि हम अपना गवर्नमेंट बनाएंगे, आप तो एक मतलब वेस्टर्न फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लेके बैठे हुए हो। तो अब उन्होंने क्या किया है टीटीपी ने, चूंकि अफगान, अभी आपके आईएसआई के चीफ कल परसों पहुंचे थे वहां पे काबुल, वहां से भी उनको कुछ सक्सेसफुल नहीं बात बनी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आप अपनी धरती से इन लोगों को मारिए। जो जो अमेरिका कहता था अफगानिस्तान वॉर में, और जो इंडिया कहता था टेरर अटैक में कि पाकिस्तान की धरती से टेररिज्म आया है, आप इसको कंट्रोल कीजिए, आप उन लोगों को पनिश कीजिए अपने लॉ के हिसाब से, वो हुआ नहीं। सेम थिंग इज बीइंग आर्ग्यूड नाउ बाय पाकिस्तान अगेंस्ट अफगानिस्तान। वो कह रहे हैं कि आप अपनी जमीन से क्यों ऐसे लोगों को हमारे उसमें भेज रहे हैं, और अंत में हमको इनके अगेंस्ट में वेपन उठाना पड़ेगा। अच्छा, जब आप वेपन उठाएंगे तो उसमें तालिबान के लोग भी मरेंगे। तो देयर इज अ प्रॉब्लम कि वो, आप अगर अफगानिस्तान डायरेक्ट नहीं भी इन्वॉल्व होगा तो अफगानिस्तान में पाकिस्तान के प्रति जो एग्जिस्टिंग एक्रिमोनी है, जो एक विश है पाकिस्तान के लिए, वो और बढ़ेगा। जबकि सबसे दुख की बात है कि पाकिस्तान ही एक ऐसा कंट्री है जिसने तालिबान के लिए सब कुछ किया। उसके बाद भी तालिबान के अंदर में या अफगानी सोसाइटी में पाकिस्तान को लेकर के फीलिंग बहुत निगेटिव है। मुश्किल से 20-25% होंगे जो अच्छी फीलिंग रखते होंगे। 70-75% अफगानी हैं जो पाकिस्तान को पसंद नहीं करते। तो ये सिचुएशन जो है ना, वो एक बड़ी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में पाकिस्तान है कि इसको हम डोमेस्टिक मैटर की तरह ट्रीट करें, कि हम इसको इंटरनेशनल अफेयर की तरह ट्रीट करें। क्योंकि अगर हम तहरीके तालिबान पाकिस्तान के लोगों को मारते हैं तो वो फिर इनडायरेक्टली पठान होते हैं अफेक्टेड, और पठानों की फैमिली दोनों तरफ है बॉर्डर के, तो अफगानिस्तान उससे इनवेरिएबली अफेक्टेड हो गई। सो दे आर इन अ कैच 22। और ये फिर क्या किया है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने ये किया है कि जितनी डिसिडेंट फोर्सेस हैं पाकिस्तान में, उससे उन्होंने जाके टाई अप कर लिया है। तो वो हर तरीके से स्टेट को अटैक कर रहे हैं, क्योंकि अगर स्टेट कोलैप्स हो गया तो पावर वैक्यूम, यही सेम मॉडल दे हैव अप्लाइड इन अफगानिस्तान, कि काबुल में जो गनी की सरकार बैठती थी उसको अटैक करो हर तरीके से, इतना वीक कर दो कि वो सरकार खुद ही कोलैप्स हो जाए। आप देखिए अफगानिस्तान की जो फोर्स थी, नेशनल डिफेंस फोर्स, उसको अमेरिका ने $3 ट्रिलियन, $1 ट्रिलियन या $2 ट्रिलियन से ज्यादा के बड़े बड़े इक्विपमेंट दिए, मगर वो, और इतने भारी इक्विपमेंट, मगर वो लड़े ही नहीं, स्टेट छोड़ के भाग गए। एंड सेम थिंग दे आर ट्राइंग टू रेप्लिकेट, कि ऐसा कर दो इनकी सोसाइटी को मजबूर कि आप
जो स्टेट है वो कोलैप्स कर जाए, पाकिस्तान के टीटीपी के आगे सरेंडर कर दे। सो इट्स अ डिफिकल्ट सिचुएशन। आप कैसे टीटीपी से लड़ेंगे, क्योंकि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इससे हम डोमेस्टिक अफेयर की तरह लड़े, ये एक वॉर है या एक इंटरनल पुलिस ऑपरेशन है। ये बहुत बड़ा आपकी जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है उसके लिए सरदर्द है, बिकॉज उनको पता नहीं इसमें करना क्या है। पिछली बार जब उन्होंने स्वात में किया था, तो उस समय गवर्नमेंट जो उधर बैठी थी वो तालिबान की गवर्नमेंट नहीं थी। तो स्वात में जो आपका वो चला था क्या, जरबे अज़्ब, जो आर्मी ने चलाया था, जरबे अज़्ब हम्म। के तरीके उन्होंने काफ़ी हद तक कंट्रोल किया। वज़ीराबाद है या वो कौन सा, वो एनडब्ल्यूएफपी के पास का जो एरिया है, वहाँ पे उन्होंने काफ़ी एक्शंस किए। तो उसके बाद ये था, थोड़ी चीज़ें कम हो गई थी। लेकिन फिर वही था कि पॉलिटिकल डुप्लिसिटी, क्योंकि आपके यहाँ अभी भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि तालिबानी जो लोग हैं, वो अच्छे हैं या बुरे हैं। ये अभी भी आपके यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि अभी भी बहुत से लोग समझेंगे कि भाई ये तो दीनी लोग हैं, ये तो मजहबी लोग हैं, इनको आप लाइए सोसाइटी में, इनको स्ट्रीमलाइन कीजिए, इनको 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 सोसाइटी में जगह दीजिए। और उसीलिए इमरान खान ने 5,000 तालिबानी लोगों को पख्तूनख्वा में बसाने की बात कही थी। तो बड़ा इसका डिफिकल्ट सिचुएशन है। इसको कैसे एनालाइज करोगे? इसको ये सोचो कि अगर तुम एक आर्मी की जनरल हो, तो महविश तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि हम इनके ऊपर अटैक करें, तो क्या अफगानिस्तान से क्या रिएक्शन आएगा? क्योंकि क्या ये हम अफगानिस्तान के अगेंस्ट में वो अटैक करेंगे? क्या अफगानिस्तान इससे हमारे जो फोर्सेस हैं बॉर्डर पे उस पे अटैक करेगा? क्योंकि इसमें मरने वाले तो अफगानी भी होंगे, क्योंकि उनकी फैमिली भी अफेक्टेड होगी। तो इसलिए ये इतना बड़ा सरदर्द बन गया है कि वो देवर रिलाइंग, पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट थी उसने अपने लोगों को ये बात बता दी थी कि इंडिया और अमेरिका मिलकर के और या इजराइल मिलकर के ये हमारे खिलाफ अटैक करवाते हैं, और गनी की सरकार इनके साथ मिली हुई है। जब ये गनी की सरकार चली जाएगी, अशरफ गनी की, और जो तालिबान आएगी वो हमारी फेवरेट सरकार होगी, और उसके बाद अफगानिस्तान हमारा जो एक डीप स्टेट बनेगा, या हमारा वो जो जिसे कहते हैं ना कि वी विल हैव अ फॉल बैक ऑप्शन, क्योंकि पाकिस्तान 400 किलोमीटर की टेरिटरी है, कोई उनके पास वो डेप्थ जिसे कहते हैं ना, डेप्थ ऑफ सिक्योरिटी नहीं है। तो वो उनका प्लान था, वो उन्होंने दुनिया को बेचा कि तालिबान आएगा तो सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। हुआ एकदम उल्टा। क्योंकि गनी तो फिर भी इंटरेस्टेड थे कि आ जाइए, दोस्ती कर लीजिए और ये कर लीजिए। ये तो एकदम इंटरेस्टेड नहीं है, तो कह रहे हैं फाटा वाटा तो ये सब हमारा है, अटक तक तो पाकिस्तान ही नहीं है, अटक तक तो अफगानिस्तान है, बॉर्डर को लेके इशू है। तो मेरे ख्याल से ना, इफ यू आर अ कोर कमांडर और इफ यू आर एन आर्म फोर्सेस मैन, इट्स अ नाइटमेयर। आपको नहीं पता है कि हम बंदूक चलाएं कि नहीं चलाएं, ऑपरेशन करें तो कहाँ करें, किसके खिलाफ करें, कौन इसका टारगेटेड एरिया है, ये लोग कहाँ से आते हैं। अगर पाकिस्तान ये कह रहा है कि ये अफगानिस्तान में है, तो आप अफगानिस्तान में घुस के मारेंगे तो फिर ये वॉर होगा। इट्स अ मेस, इट्स अ सर, मेस। अगर आपकी बात के मुताबिक हम अभी तक क्लियर नहीं कर पा रहे कि ये डोमेस्टिक है या वर्ल्ड अफेयर से है, और दूसरी जानिब आपने कहा कि हम अभी तक जस्टिफाई नहीं कर पाए कि वो आ कहाँ से रहे हैं, हो कहाँ से रहा है, कैसे हो रहा है, तो मुझे बताएं, जिस चीज को हम जस्टिफाई ही नहीं कर पा रहे उसका हम कंक्लूजन कैसे निकाल पाएंगे, उसका हम सॉल्यूशन कैसे ढूंढ पाएंगे? आपकी नजर में अगर इस चीज को पाकिस्तान एंड भी करना चाहता है, तो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट वुड बी द सॉल्यूशन टू ऑल दीज प्रॉब्लम्स देखिए, related to सोल्यूशन terror in Afghanistan, in TTP, in Pakistan government? पाकिस्तान का सॉल्यूशन, मतलब हर चीज का सॉल्यूशन हो मौजूद, ये तो जरूरी नहीं है महवीश, क्योंकि प्रॉब्लम को तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तभी आप प्रॉब्लम क्या है, ये तहरीके बट तालिबान क्या प्रॉब्लम अभिषेक जी, टेरर शुड बी डिफाइंड ना। इसको डिफाइन किए बगैर तो हम एंड नहीं कर पाएंगे, और जब तक हम इसको एंड नहीं कर पाएंगे, द होल वर्ल्ड विल रिप्रेजेंट अस एज अ टेररिस्ट। है? नहीं नहीं, वो दो अलग चीजें हैं। यहाँ पे आप जो टेररिज्म फेस कर रहे हो उसको आप टेरर नहीं कह सकते ना। आप उसको टेरर इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि यही चीज जब अमेरिका से कर रहा था तालिबान, तो आप कह रहे थे तो फ्रीडम फाइटर है, वो इस्लामिक राज्य। भाई ऐसा है कि अमेरिका, अरे अफगानिस्तान में कोई अमेरिकन तो रूल नहीं कर रहे थे ना, रूल तो वहां के अफगानी कर रहे थे, अशरफ गनी और वो एक और है उनके वाइस प्रेसिडेंट, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, अमानतुल्लाह नहीं समथिंग करके। तो ये तो अफगानी रूल कर रहे थे ना, इलेक्शन हुआ था, वोटिंग हुई थी, उसके थ्रू गवर्नमेंट बनी थी, अब्दुल्ला अब्दुल्ला और अशरफ गनी की गवर्नमेंट मिलकर के बनी हुई थी। तो आपने जो तालिबान उस समय इनकी गवर्नमेंट पे अटैक करता था, अफगानी गवर्नमेंट पे ही, यानी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट पे जब वो अटैक करता था, आप उसको फ्रीडम फाइट कह रहे थे।
अब अगर आप उस समय उसको फ्रीडम फाइट कैटेगराइज कराए थे, क्योंकि तालिबान क्या बोल रहा था, दो अफगानिस्तान में दो अफगानी गवर्नमेंट थी, एक अफगानी गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म गवर्नमेंट थी, दूसरी अफगानी गवर्नमेंट तालिबान के फॉर्म में रिलीजियस लॉ को लेके आना चाहती थी। आपने फेवर किया रिलीजियस लॉ का, आपने कहा अशरफ गनी हमारा दुश्मन है। अब जब आपने एक रिलीजियस तालिबान बन गया, तो वो तालिबान ये कह रहे हैं कि जब भाई हमारा रिलीजन कोई नेशन स्टेट मानता नहीं है, हमारा तो सारा टेरिटरी, क्योंकि सब तो भगवान ने बनाया है, तो पाकिस्तान तो हमारा नेक्स्ट गोल होना चाहिए। तो जब वो वहां पे फ्रीडम फाइटर थे, यानी कि वहां पे वो एक वॉरियर थे, मुजाहिदीन थे, जो वही पर्पस तो वो आप क्या लेके आ रहे हैं। जो इमरान खान की गवर्नमेंट में महवीश और इनका नाम क्या है, और अशरफ गनी की गवर्नमेंट में क्या अंतर था, दोनों ही इलेक्टेड गवर्नमेंट है। तो अगर आप एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के अगेंस्ट में डिसिडेंट फाइट कर रहे थे, उसको आपने कहा कि ये फ्रीडम फाइटर है, इमरान खान ने कहा तो हम जीत गए, हमने गुलामी की जंजीरें फेंक दी, यानी कि आप किसको गुलाम कह रहे हो, आप कह रहे हो कि अशरफ गनी और अब्दुल्ला अब्दुल्ला की गवर्नमेंट गुलामी थी। क्यों? क्योंकि वो वेस्टर्न फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के आधार पे चल रहे थे। तो और उसकी आजादी क्या थी कि वो शरिया वाली जो तालिबानी गवर्नमेंट है, वो आजादी है उसकी। ये है इमरान खान साहब के स्टेटमेंट का मतलब। अब आप अपने देश में लगा लीजिए इसको। तो आप भी तो कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो मजलिस शूरा बनाई हुई है आपने, पार्लियामेंट सीनेट बनाया है, नेशनल असेंबली बनाई है, ये तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यूके से है ना। जो चीज अशरफ गनी के लिए अगर गलत थी, तो फिर वो आपके लिए भी गलत है। तो फिर अब जब ये टीटीपी कह रहा है कि भाई ऐसा है कि हमने तो अफगानिस्तान में अपनी सरकार बना ली, अब तुम्हारे यहाँ भी हम वही बनाएंगे, बिकॉज कि इस्लाम का कोई ज्योग्राफिकल रीजन तो नहीं है, वो तो रूल शरिया तो हर जगह सबको, शरिया इज अ वेरी गुड लॉ, तो हम तो यहाँ पे लगाना चाहते हैं, तुम हमसे क्यों रोक रहे हो। तो आप खुद बताइए, आप एक समझदार लड़की हैं, कि जो चीज अफगानिस्तान, गोल एक है, ऑब्जेक्टिव एक है, लोग एक है, सिस्टम एक है, खाली दो अलग अलग देश है। आपकी गवर्नमेंट लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, अगर अगर घनी की गवर्नमेंट गुलामी थी, क्योंकि वो वेस्टर्न फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे चल रहे थे, ऐसा ही है, कॉन्स्टिट्यूशनल तो फिर वेस्टर्न हम फॉर्म। अपने लिए उसको सही कैसे कह सकते हैं? एग्जैक्टली। एग्जैक्टली आप अपने लिए गलत कैसे कह सकती हैं उनको, क्योंकि दोनों ही गवर्नमेंट को वो हटाना चाहते हैं, उनका पर्पज ये है। तो आपकी इसका सोल्यूशन, आप पूछिए कि सर सोल्यूशन क्या है। मिलिट्री सोल्यूशन कतई नहीं है। मिलिट्री सोल्यूशन आपके देश को और ज्यादा गर्त में भेजेगा। उसका कारण होगा, मिलिट्री होगी, शूटिंग होगी, अनसर्टेनिटी होगी, जितने बिजनेस हैं सब ठप हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, इनसिक्योरिटी हो जाएगी, आपका देश प्लंडर कर जाएगा। वैसे ही इकोनॉमिकली आप एकदम खत्म हो चुके हैं। यू विल प्लंज इनटू स्टोन एज। ये जो है ना, ये सीरिया बन जाएगा फिर। इतनी ज्यादा फोर्सेस होंगी, क्योंकि ये ना फिर मिक्सअप होंगी। कल को तहरीके तालिबान के साथ और भी कोई और फोर्सेस आपकी जुड़ गई, जैसे अभी बीएलए जुड़ गई, कल को फिर मान लीजिए लब्बैक जुड़ जाए या कोई और फोर्स जुड़ जाए, तो आप अपने ही लोगों से लड़ रहे होगे, और आप बाहर के लोग से भी लड़ रहे होगे। आपको आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि मेरा दुश्मन कौन है। यही बात मैं अभी कल परसों बोला रिबा के चैनल पे भी। कार्लोटा गॉल ने यही किताब लिखी है, आप पढ़िएगा प्लीज। शी वॉज अ रिपोर्टर ऑफ न्यूयॉर्क टाइम्स। पाकिस्तान में उसको बड़ा पीटा था वहां पे होटल में, उसको बंद करके। तो उसने बताया कि हम अफगानिस्तान में गए, तो अफगानिस्तान के लोग अमेरिकन को बोल रहे थे, भाई तो हमें क्यों मार रहे हो, हमारे घरों पे बम क्यों कर रहे हो, क्योंकि ये जो तालिबानी आते हैं बॉर्डर के उस पार से होते, तुम उस पार जाके बॉर्डर पे मारो। लेकिन अमेरिका की प्रॉब्लम ये थी कि पाकिस्तान एक अलाइड फोर्स था, पाकिस्तान अलाई था, तो अलाई के घर पे कैसे बम बरसा देते। वो 10 साल तो 8-10 साल तो वो इसी कॉन्फ्लिक्ट में रहे कि भाई हम अलाई के ऊपर कैसे हम वॉर करें, क्योंकि एक्सपेक्टेड ये था कि हमारा अलाई मारेगा तालिबान को। पर वो अलाई ने तो उल्टा कर दिया, उन्होंने तालिबान को और ट्रेन करके और उधर से भेजने लगे। तो पॉइंट इज कि आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ये जो लड़ रहे हैं, ये इंसर्जेंसी है या ये इंटरनेशनल वॉर है। इसमें अफगानिस्तान इन्वॉल्व है या आपके अपने लोग इन्वॉल्व हैं। ये आप इसका एक ही जो सोल्यूशन मेरे पास नहीं है इसका। दिस सिचुएशन हैज गॉन आउट ऑफ द हैंड। इसका सिचुएशन ये है कि टीटीपी को ये समझ में आ जाए किसी तरीके से कि जो वो चाह रहे हैं वो नहीं होगा, बिकॉज कि पाकिस्तान की सोसाइटी नहीं उस आपको वुड यू लाइक कि आपको कह दिया जाए कि कॉलेज नहीं जाना है, स्कूल नहीं जाना है, आपको वेल करना है, आप ऐसी आप नहीं उसको टॉलरेट करेंगी ना। तो वो तो टीटीपी को अकल लाना पड़ेगा। और टीटीपी कौन है? टीटीपी कोई एक आर्म फोर्सेस पाकिस्तान की तरह तो नहीं है ना। टीटीपी कोई भी हो सकता है, आपके बगल में बैठा हुआ आदमी टीटीपी हो सकता है। आपको कैसे पता चलेगा कौन टीटीपी है कौन नहीं है? वो तो फिर वो कोई कन्वेंशनल वॉर तो नहीं लड़ेंगे ना, कि दो सेनाएं सामने आ गई हैं अब आज फैसला हो जाए, ऐसे नहीं लड़ेंगे। वो उनको पता है कि हम पाकिस्तान की आर्मी के माइट के सामने नहीं टिक पाएंगे, तो वो गुरिल्ला वॉरफेयर करेंगे, लोन टेररिस्ट अटैक करेंगे, जो हो रहा है अभी। आपके यहाँ गुरिल्ला वॉरफेयर हो रहा है। अगर आज टीटीपी और पाकिस्तान आर्मी आमने सामने आ जाए, पाकिस्तान आर्मी तो उनको बहुत आराम से उनको डिफीट कर देगी।
पाकिस्तानी आर्मी कोई छोटी आर्मी तो है नहीं, इट्स अ पावरफुल आर्मी। लेकिन वो ये है कि एग्जैक्टली। अब दिक्कत ये है कि पाकिस्तान के आर्मी के ऊपर अटैक इतनी जगह से होंगे, उनको समझ में नहीं आ रहा, इधर अटैक करे, उधर अटैक करे और किसके अगेंस्ट में करें। अभी आपने देखा था जो पख्तून पूरा पीटीएम आपका जो था, पख्तून सब मूवमेंट, मैं भूल गया उसका नाम, वो क्या था? आपने अपने ही लोगों के ऊपर F-16 चलाए, तो उसमें जब जब टेररिस्ट तो मरे और भी लोग मर गए। आप अपने लोग को मारेंगे तो फिर लोग आपके अगेंस्ट में। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। इसका एक ही सॉल्यूशन है कि टीटीपी बैक डाउन करे। क्योंकि अगर टीटीपी बैक डाउन नहीं करता है, आपकी फोर्सेस नहीं लड़ पाएंगी, ये आर्म फोर्सेस। ये टेररिस्ट ऑपरेशन एक आप करेंगे, 4 टेररिस्ट को मार देंगे, उधर से कोई टेररिस्ट आ, क्योंकि लोग मरने को तैयार हैं इस कॉज के लिए ना। देयर आर पीपल हु आर रेडी टू डाई फॉर द कॉज। आप कैसे लड़ोगे उनसे? इफ आई एम रेडी टू डाई, तो फिर आप मेरा क्या बिगाड़ लोगे? रशिया ने क्या बिगाड़ लिया अफगानियों का? वो 10 साल वहां रहे, उनकी इकोनॉमी टूट गई, उनकी कंट्री टूट गई। क्या कर लिया उनका? क्योंकि उनको तो मरने का डर ही नहीं था। वो कह रहे थे आओ मारो, हम भी मरेंगे, तुम भी मरोगे। रशिया को लेने के। बोलिए। जैसे बिल्कुल वैसे ही सिनेरियोज हैं, जैसे सुसाइड अटैक वाले आते हैं तो उनको क्या लगे कितने लोग मर रहे हैं, जिसको अपनी जान की फिक्र नहीं हो तो तो अब खैर, वो तो। नो हाँ जी। सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम एट द एंड। नो। बट स्टिल वी कैन जस्ट होप कि थोड़ा एक्नॉलेज होने लगे लोग, उनको समझ आने लगे, थोड़ा चीजें बेहतरी की तरफ जाएं तभी। खैर आप ये थी। जी जी। मैं आपसे एक चीज और बोल देता हूँ, आप इसको चाहिए तो whether you keep it or not, ये सिचुएशन और वर्स होगी। आपकी इकोनॉमी क्योंकि ट्रम्प कर गए, अरे आपकी इकोनॉमी जो है वो कम्प्लीटली कोलैप्स कर चुकी है। इकोनॉमी आपके यहाँ एग्जिस्ट नहीं करती। आपके यहाँ सिर्फ बोरो करके इम्पोर्ट का खाने पीने की जो एग्जिस्टिंग की चीजें हैं वही आप करते हो। इकोनॉमिक एक्टिविटी जीरो है। अब इसका कारण ये होगा जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा 30-35% के आसपास, और रुपए की कीमत और गिर जाएगी, एम्प्लॉयमेंट साफ हो जाएगा, तो जो अभी क्या होगा कि 5-10% लोग होंगे जो इस कॉज के लिए मरने को तैयार होंगे। जब अनएम्प्लॉयमेंट बैठेगा बिकॉज ऑफ द इकोनॉमी, तो लोग सोचेंगे यार कि हो सकता है कि उनको लोग बहकाने वाले होंगे कि तुमने आज तक तुम भगवान की राह में नहीं गए, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, अब मौका है। तो वो नंबर और बढ़ेगा। अगर इकोनॉमिकली लोग नौकरी में होते हैं तो उनको उनका माइंडसेट को खराब करना बड़ा मुश्किल होता है। 100 में कोई 2-3 हो जाए तो हो जाए, वरना लोग अपनी जिंदगी में बिजी रहते हैं। कोलैप्सिंग इकोनॉमी इज अ वेरी बैड सिचुएशन। तो पाकिस्तान को मेरी तो दुआ है कि अच्छा रहे, भगवान ना करे कि कुछ ऐसा हो इस तरीके का। लेकिन जो टीटीपी कर रहा है ये और बढ़ेगा। और पाकिस्तान की आर्मी के, मैं समझ सकता हूँ, सिक्योरिटी नाइट, दुश्मन कौन है पता नहीं है। आई होप कि इकोनॉमी सर्वाइव्स, आपको इनफ पैसा मिले कि आप 1-1.5 साल और करें, टिके। कम से कम ये अपना, अगर इकोनॉमिकली आप कोलैप्स कर गए तो इट्स अ नाइटमेयर फॉर एवरीवन, इट्स अ नाइटमेयर फॉर एवरीवन। आप एंड समझ नो सकते डाउट वी आर स्कैर्ड ऑफ दिस नाइटमेयर, और अल्लाह करे ऐसी सिचुएशन ना आए, पाकिस्तान उससे हैं। पहले किसी स्टेबिलिटी तक पहुंच जाए। क्योंकि इस वक्त अगर देखें तो इकोनॉमी है तो वो स्टेबल नहीं है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है तो वो नहीं है। पाकिस्तान में हर तरह से किसी न किसी मुश्किल में घिरा हुआ है, बट स्टिल बीइंग अ पाकिस्तानी आई कैन जस्ट होप फॉर बेस्ट, और इधर उधर के तमाम यू ममालिक गाइस की आर दुआओं होप। की बहुत सख्त ज़रूरत है। आप जैसे लोग होप हैं पाकिस्तान के लिए। आप जैसे लोगों को पाकिस्तान के लोग समझ नहीं रहे, लेकिन वो हर बार जो ऐसे आप जैसे लोग होते हैं, दे आर द होप। वही लोग चेंजेस लाते हैं। क्योंकि आप जो कर रही हो बहुत बहादुरी का काम है, उसके लिए बड़ा गट्स चाहिए। अनफॉर्चुनेटली आपकी सोसाइटी अभी अप्रिशिएट नहीं करेगी, लेकिन 10-15 साल बाद आपकी जो जनरेशन है, आप जैसे जो लोग हैं, जो यूट्यूब के माध्यम से इतनी बातें पहुंचा रहे हैं लोगों तक, वो दे विल बी द न्यू वॉरियर। पहले लड़ने के लिए लोग गुरिल्ला वॉरफेयर करते थे। व्हाट यू आर डूइंग इज आल्सो नॉलेज का वॉरफेयर, इट्स अ नॉलेज सोसाइटी। सो यू आर द होप, एंड आई होप कि आपकी कंट्री इससे बाहर निकले, और आप अच्छे से रहें, और इकोनॉमिकली प्रॉस्पर करें, वेल कर प्रॉस्परी डेवलप करें। इट्स पॉसिबल, इंशाल्लाह। एवरीथिंग इज बाकी पॉसिबल। थैंक यू सो मच फॉर योर मोटिवेशन, फॉर योर डिबेट, फॉर योर सपोर्ट टू माय चैनल एंड फॉर माय ऑडियंस। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। होपफुली हमारी ऑडियंस को भी डिस्कशन बहुत पसंद आई होगी। मिलते रहेंगे इंशाल्लाह फर्दर वीडियोस में विद फर्दर न्यू टॉपिक्स। आज की वीडियो से मुझे और मेरे गेस्ट को दें इजाज़त। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।